नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में पत्तियों के बारे में अध्ययन किया था, तो पत्तियां किस प्रकार से पौधों का भोजन बनाती हैं इसके बारे में आज हम प्रकाश संश्लेषण में अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। जैसे हम मनुष्यों को भी किसकी ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत होती है भोजन की, जिससे हम क्या करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। उसी तरह पौधों को भी किसकी ज़रूरत होगी, भोजन की, और वो अपना भोजन किससे बनाते हैं, पत्तियों द्वारा या पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल के द्वारा। तो इस पूरी प्रोसेस को हम समझेंगे किसके अंतर्गत, प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत। तो सबसे पहले पत्ती को एक बार, फिर हम इसके भागों के बारे में समझ लेते हैं। पत्ती में ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो मध्य में सबसे भाग दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मध्य सिरा। क्या कहते हैं, मध्य सिरा। इसको हम कहते हैं पत्राधार, इसको हम कहते हैं पत्राधार। और इसमें जो छोटी छोटी नसों के समान संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सिराएं। क्या कहते हैं, सिराएं। और इनमें से भी कई छोटी छोटी संरचनाएं निकली होती हैं, जिनको भी हम क्या कहते हैं, सिराएं ही कहते हैं। ठीक है। अब आपको ये चौड़ा फलक दिखाई दे होगा, यानी ये जो मध्य सिरा है इसके चारों तरफ, या ये जो भाग है आपको दिखाई दे होगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लैमिना। क्या कहते हैं, लैमिना। ठीक है। तो अब देखेंगे आप, इस पत्ती में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र, मैक्सिमम केस पे किनारों पर पाए जाते हैं। उन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र, या कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं, इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, ये आपको छोटे छोटे छिद्र के समान संरचनाएं आपको दिखाई देंगी जब आप इसको ध्यान से देखेंगे या मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखेंगे, तो आपको छोटी छोटी छिद्र के समान संरचनाएं दिखाई देंगी, जिनको हम कहते हैं रंध्र, या जिनको हम स्टोमेटा के नाम से भी जानते हैं। अब इन रंध्र का कार्य क्या होता है, देखिए, इन रंध्र का कार्य ये होता है कि जब पौधों में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, तो एक पौधे ये स्टोमेटा क्या करते हैं, ये पानी का वाष्पोत्सर्जन करते हैं। सुबह जब आप देखते होंगे पत्तियों पर क्या, पत्तियों पे पानी की बूंदें पड़ी हुई होती हैं, तो वो कैसी बूंदें होती हैं, ये इन्हीं पत्तियों के द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। उसी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा क्या होता है, उस पर पानी जमा होता है। और जब पौधों में कभी कभी क्या होता है, वायुमंडल से नमी भी क्या करते हैं, ये ग्रहण करते हैं, क्या, स्टोमेटा जिनको हम कहते हैं, या रंध्र जिनको कहते हैं। अब ये आप देख रहेंगे, ये किसका फिगर है, ये है क्लोरोफिल का फिगर। ठीक है। इन पत्तियों में क्या पाया जाता है, इन पत्तियों में पाया जाता है, आप जानते हैं क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का कार्य क्या है, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित जिसको हम कहते हैं, और इसी के कारण क्या होती है, पत्तियां हरी होती हैं। तो पर्णहरित के कारण पत्तियां हरी होती हैं, और यह किसमें पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है पत्तियों में पाया जाएगा, क्योंकि पत्तियों का यही भाग क्या होता है, हरा होता है। और तने में भी पाया जाता है, जब तना हरा होता है तो उसमें भी क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल भी पाया जाता है। लेकिन आगे चलकर जब वो विकास करता है तो वो कैसा, काष्ठी हो जाता है और भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इन पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और एक बात और, इसी पत्ती के बीचों बीच मध्य में एक तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक तत्व पाया जाता है। उस तत्व को हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम। ये प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि पत्तियों में या क्लोरोफिल में कौन सा एकमात्र तत्व पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है तत्व आपका कौन सा, इसमें तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम। कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम, या जिसको हम Mg से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, या Mg से भी प्रदर्शित करते हैं। अब इन पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो अगर हम क्लोरोफिल की एक अलग संरचना देखें तो हमको ये बगल में क्लोरोफिल की एक अलग संरचना दिखाई दी गई है। तो इसमें क्लोरोफिल मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना है, किससे, एक स्ट्रोमा और एक ग्रेनम। एक स्ट्रोमा और एक ग्रेनम। कौन सा भाग, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग क्या है आपका, स्ट्रोमा हो गया। और ये जो संरचनाएं सिक्के के समान लगी हुई हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ग्रेनम। इन दोनों ग्रेनम और स्ट्रोमा का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है किसमें, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किसमें, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, ग्रेनम और स्ट्रोमा क्या कार्य है या इनके क्या उपयोग है प्रकाश संश्लेषण में। तो और आप ये देख रहे हैं, ये जो जुड़ा हुआ है, ये एक दूसरे से दोनों जुड़े हुए हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लैमेला कहते हैं। ठीक है। तो चालू करते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण।
देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं। प्रकाश संश्लेषण है क्या? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन क्या करते हैं? बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है? पौधे सूर्य के प्रकाश और किससे? और वह जल और किससे? CO2 यानी जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, और किसके द्वारा? और आपका ऑक्सीजन, क्लोरोफिल के द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल इन सब की सहायता से क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल इन सब की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दो चीज़ें सबसे, या कह सकते हैं सारी चीज़ें ही मस्ट हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश का होना बहुत आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी होना बहुत आवश्यक है। क्लोरोफिल तो आमतौर पर पत्तियों में ही पाया ही जाता है और जल भी। ठीक है, तो अब चर्चा करते हैं कि इनका भोजन बनता कैसे है। तो मान लीजिए ये कोई क्या हुआ? पौधा हुआ हमारा। ठीक है, और ये पौधे की क्या हुई? जड़ें हुई। मान लीजिए ये पौधे की क्या है? जड़ें हैं। और ये हमारा पेड़ है एक, इसमें क्या है? बहुत सारी पत्तियां निकली हुई हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम चलते हैं इनके भागों के बारे में समझते हैं। देखिए सूर्य का प्रकाश आप जानते हैं कि हमें वायुमंडल से या सूर्य देवता जी मेहरबान है तो हमको क्या है? सूर्य का प्रकाश तो मिलता ही रहेगा। दूसरी चीज जल। अब जल पौधों में कहाँ से आता है? आपको पिछले पढ़ाया गया था, जड़ जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने बताया क्या? जड़ों में क्या होते हैं? मूल रोम होते हैं या रूट हेयर्स होते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है? यहाँ जो जमीन में उपस्थित जल होता है, इन जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। किसके द्वारा? मूल रोमों द्वारा। और वह जल क्या होता है? पहुँचाया जाता है ऊपर, कहाँ तक? पत्तियों तक, या कह सकते हैं पौधों के अन्य भागों तक, या जो अंतिम भाग हो पौधे का, वहां तक जल इन मूल रोमों द्वारा अवशोषित करके पहुंचाया जाता है। अब यहां से अवशोषित कर लिया गया, लेकिन अब यहां से यहां तक पहुंचाया कैसे जाएगा? बाकी भागों में पहुंचाया कैसे जाएगा? बाकी भागों में पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा, संवहन ऊतक। ठीक है, ऊतकों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। वैसे संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं, उसकी चर्चा हमने पीछे की थी, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो इसमें जो आपका जाइलम पार्ट है, जाइलम है, वो क्या करता है? जल का संवहन करता है। ठीक है, जाइलम क्या करता है? जल का संवहन करेगा। अब जल का संवहन कैसे होगा? जल का संवहन कैसे होगा? तो जल का संवहन होगा किसके द्वारा? आपका परासरण के द्वारा। ठीक है, परासरण है, किसके द्वारा होगा? परासरण के द्वारा। किसके द्वारा होगा? परासरण के द्वारा जल का संवहन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस नाम से भी जानते हैं। परासरण को हम किस नाम से जानते हैं? ऑस्मोसिस। तो सबसे पहली चीज लिखते हैं कि सूर्य का प्रकाश हमें मिलता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश मिल गया हमें। अब अगली चीज क्या हो जाएगी हमारी? अगली चीज इसमें हो जाएगी कि जल। ठीक है, जल कैसे मिलता है? जल पौधों की पत्तियों तक, जल पौधों की पत्तियों तक, जल पौधों की पत्तियों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? ये पहुंचाया जाता है परासरण या ऑस्मोसिस के द्वारा। किसके द्वारा? परासरण या ऑस्मोसिस के द्वारा, या जिसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस भी कहते हैं। ऑस्मोसिस के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, ऑस्मोसिस पत्तियों तक ऑस्मोसिस के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, ऑस्मोसिस के द्वारा पहुंचाया जाता है। और अब अगली चीज़ क्या हुई? अगली चीज़ है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलता है? आपको पता है कि वायुमंडल में क्या विद्यमान है? बहुत सारी गैसें विद्यमान है, और उसी में एक हिस्सा किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का, जो लगभग 0.03% तक है। ठीक है,
तो ये आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की पत्तियों द्वारा क्या होता है, लिया जाता है या ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो वो कैसे ग्रहण किया जाएगा, वो ग्रहण किया जाएगा विसरण विधि द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, विसरण विधि द्वारा। CO2 गैस विसरण विधि द्वारा, CO2 गैस विसरण विधि द्वारा ग्रहण किया जाता है। किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, विसरण विधि द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, यह किसके द्वारा होगा, विसरण विधि द्वारा। अब जल की बात हो गई, सूर्य के प्रकाश की बात हो गई, एक बचा आपका क्लोरोफिल, जो पत्तियों में क्या है, पहले से मौजूद है, या जिसको हम पर्णहरित भी कहते हैं। अब दो चीजें आपको यहाँ समझ में आई होंगी, क्या, एक परासरण और एक क्या है आपका विसरण, जिसको हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। एक शॉर्ट टर्म में समझते हैं परासरण और विसरण को। देखिए, परासरण क्या होता है, जब जल के अणुओं की गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर हो। जब जल के अणुओं की गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक है, तो यहां से जल मिला, जल की धाप कहां चला गया, पौधे की पत्तियों तक। जल क्या हुआ, नीचे से अवशोषित हुआ और पहुंच गया पौधे की पत्तियों तक। तो यहाँ पे देखिए, जमीन में क्या है, जल की अधिकता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर जड़ के आसपास जल की अधिकता है तो यहाँ सांद्रता क्या हुई, जल की अधिक हुई। अब पौधों की पत्तियों में क्या होगा, इसकी तुलना में या इस भाग की तुलना में इस भाग में क्या है, जल की सांद्रता कम है। तो जाहिर सी बात है, तो जल की अणुओं की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति को हम क्या कहेंगे, परासरण या ऑस्मोसिस कहेंगे। तो जल के अणुओं की गति क्या होगी, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी जल के अणु क्या होंगे, जड़ से लेकर पत्तियों तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अब यही बात हम कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में अगर हम करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, अब विसरण क्या होता है, विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, गैसों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होता है, गमन होता है। अब आप समझते हैं, जैसे ये मान लीजिए पत्ती है कोई, ठीक है, ये कोई पत्ती है। अब यहाँ पर वायुमंडल में क्या है, CO2 की अधिकता है। क्या हो रही है, वायुमंडल में CO2 की अधिकता है और पत्तियों में क्या है, CO2 की कमी है। यानी बाहर सांद्रता अधिक, अंदर सांद्रता कम, तो गैसों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाएगा आपका विसरण या डिफ्यूजन। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे भी क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य भी गैस कोई भी, या ऑक्सीजन की बात करें, जब उसको रिलीज भी करना होता है तब भी यही प्रक्रिया फॉलो होती है, किसकी, विसरण की। ठीक है, तो इस प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, जल का और कार्बन डाइऑक्साइड का इन सबका क्या होता है, आवागमन होता है। ठीक है, अब इन सारी प्रोसेसेस को एक समीकरण द्वारा दिखाया जाता है। किसके द्वारा, एक समीकरण द्वारा, जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे कुछ कि 6CO2 प्लस 6H2O, सॉरी यहाँ पे 12 होगा, यहाँ होगा 12, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 12 अणु मिलकर जब क्रिया करते हैं, किसकी उपस्थिति में, उपस्थिति होगी सनलाइट या सूर्य का प्रकाश, और किसकी उपस्थिति में, और होगा आपका क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और किसकी उपस्थिति में होगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक है, तो अब निर्माण क्या होता है, किसका होता है, C6H12O6 का निर्माण, और किसका निर्माण होगा, और होगा ऑक्सीजन का निर्माण, और किसका निर्माण होगा, H2O का निर्माण। ठीक है, अब इतनी चीजें बनी, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, 12 जल के अणु, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या निर्माण करते हैं, एक अणु किसका, ग्लूकोज का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, ये है आपका ग्लूकोज, और ग्लूकोज हमको पता है क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है। और किसका निर्माण हुआ, ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। आपको पता है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या होते हैं, पौधों द्वारा ऑक्सीजन रिलीज की जाती है या छोड़ी जाती है, जिसको हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। आगे और किसका निर्माण हुआ, 6 जल के अणुओं का। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप क्या हो रहा है, 12 जल के अणु भाग रहे हैं, लेकिन बच कितने रहे हैं, 6 ही जल के अणु, यानी बाकी 6 जल के अणुओं क्या हो गया, विखंडन हो गया, या कह सकते हैं उसका उपचयन हो गया। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब देखिए आगे क्या है, आगे एक और चीज लिखते हैं इसमें, क्या, क्लोरोफिल में क्या होता है, एक अणु क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, एक अणु मैग्नीशियम। ठीक है, एक अणु किसका पाया जाता है, मैग्नीशियम का, एक अणु मैग्नीशियम का क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, ये चीज जान गए हम। अब
इसमें कौन कौन से रिएक्शन का फॉलो हो रहा है, यानी कौन कौन से इसमें अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। अभिक्रियाएं उनको समझते हैं। इसमें दो अभिक्रियाएं होती हैं, इसमें कह सकते हैं क्या, उपचयन या जिसको हम ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानते हैं, इसके नाम से जानते हैं ऑक्सीडेशन के नाम से, ठीक है। और किसका फॉल हो रहा है, इसमें उपचयन और अपचयन, इसमें उपचयन और अपचयन दोनों ही अभिक्रियाएं क्या हो रही हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, ठीक है। इसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका किसका हो रहा है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। देखिए उपचयन होगा जल के अणुओं का और अपचयन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं का। क्या होता है, उपचयन होता है जल के अणुओं का और रिडक्शन यानी अपचयन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं का, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें निर्माण किसका हुआ ये भी लिख लेते हैं। इसमें एक अणु ग्लूकोज का, इसमें एक अणु ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए क्या हो रहा है, एक अणु ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है और किसका निर्माण हो रहा है, और इसमें जल और ऑक्सीजन का भी निर्माण हो रहा है, जल व ऑक्सीजन का भी क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। किसका किसका निर्माण हो रहा है, जल और ऑक्सीजन का, ठीक है। आप इन चीज़ों को समझते रहें, ये कोई याद करने वाली या कैसे तरह बेसिकली रटने वाली चीज़ नहीं है, आप इसको बस समझते रहे। जनरली मेन आपका यही रिएक्शन है, आप इस रिएक्शन को याद कर लिए तो इन सब चीज़ों को आप आसानी से बना सकते हैं, चाहे जैसे भी आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेन आपका ये रिएक्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जल और ऑक्सीजन के अणुओं का भी निर्माण हो रहा है। अब आगे चलते हैं, देखिए ये हमारा हो गया, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या आती है, अगली चीज़ यह आती है कि ये आपके प्रकाश संश्लेषण कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषण बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, अगर हम इनके प्रकार की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला प्रकार क्या है आपका, पहला प्रकार है आपका कह सकते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। क्या है आपका, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, या जिसको हम किस और नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं एक और नाम से, क्या कहते हैं इसको, फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसको एक और नाम से आते हैं जिसको हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या फोटोकेमिकल रिएक्शन। और दूसरा हमारा भाग है क्या, एक तो प्रकाश में हो गया और दूसरी क्या हो गई आपकी, प्रकाशहीन, ठीक है। एक प्रकाश और दूसरी क्या, प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। क्या हो गया, प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया, या जिसको हम कहते हैं डार्क केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब इसके नाम से स्पष्ट क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो प्रकाश की उपस्थिति में हो, प्रकाशहीन यानी जो प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होगी, ठीक है। एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और दूसरी प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए हम आप देखते होंगे कि जरूरी तो नहीं है कि खाली दिन में ही पौधे अपना भोजन बनाते हो या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हो, वो रात को भी अपना भोजन क्या करते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो जब दिन में बनाएंगे यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो क्या होगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, और जब
यही पौधे अपना भोजन प्रकाश की अनुपस्थिति में या प्रकाशहीन अवस्था में बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे हम? प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहली चीज इसमें लिख लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। चलिए अब इन्होंने क्या किया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। और दूसरा, अब ये भोजन कैसे बनाते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आपके जल के अणुओं क्या होता है, विखंडन होता है, जल के अणुओं का विखंडन होता है। ठीक है, इसमें जल के अणुओं का कह सकते हैं, अपचयन लिख लें, जल के अणुओं का उपचयन, जल के अणुओं का उपचयन या ऑक्सीडेशन होता है। और इससे क्या बनता है, उपचयन होकर हाइड्रोजन आयन, H+ आयन होगा, हाइड्रोजन आयन, और क्या बनता है, हाइड्रोजन आयन व इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन व इलेक्ट्रॉन बनते हैं। और इसमें एक चीज होती है, इसमें क्या होता है आपका, लिख देते हैं इधर। और इसमें एक और चीज होती है, इसमें ATP व NADP क्या बनता है, NADP, ATP और NADP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, ATP और NADP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं किसमें, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या फोटोकेमिकल रिएक्शन में। अब वही बात करते हैं प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया की। इसमें क्या होता है, प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया में देखिए मुख्यतः क्या होगा, यह प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या करेंगे, अपना या सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली इसमें CO2 का क्या होता है, अपचयन होकर क्या होता है, इसमें CO2 का अपचयन होकर ग्लूकोज बनता है, CO2 का अपचयन होकर ग्लूकोज बनता है। ठीक है, इसमें CO2 का अपचयन होकर ग्लूकोज बनता है। और एक चीज प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, हिल नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए आगे क्या होगा, अब आगे जो हमने आपको बताया था ग्रेनम और ग्रेनम के बारे में और स्ट्रोमा के बारे में। ठीक है, ग्रेनम के बारे में और स्ट्रोमा के बारे में। तो अगर हम बात करें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में फोटोकेमिकल रिएक्शन किसमें संपन्न होता है, ये आपका होता है ग्रेनम में। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन या जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन या जिसको हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यह किसमें संपन्न होती है, यह होती है आपके ग्रेनम में। ठीक है, ग्रेनम में। और वही बात करें अगर हम प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया की, डार्क केमिकल रिएक्शन की, तो यह किसमें संपन्न होगी, यह संपन्न होगी आपके स्ट्रोमा भाग में। कौन से भाग में, स्ट्रोमा भाग में। इसको हम लिख देते हैं ग्रेना और इसको लिख देते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ग्रेना भाग में और प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। और एक चीज देखिए, आपको पता है कि श्वेत प्रकाश में बहुत सारे रंग पाए जाते हैं, जिनको हम विब्ग्योर नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपके यह पर्ण जो हैं बेसिकली 3 कलर को लेते हैं। कौन कौन से, उनके नाम हैं बैगनी, नीला और लाल। ठीक है,
इनमें जो है फोटोसिंथेसिस की कार्य प्रक्रिया क्या कहते हैं संपन्न हो सकती है। बैगनी, लाल और नीला, इनमें क्या होता है प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, ठीक है, या कह सकते हैं होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। इन रंगों के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है। अब दूसरी चीज, सबसे ज्यादा कौन से रंग में होगा, सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होगा, तो वह होता है आपका लाल रंग में। लाल रंग में सर्वाधिक, लाल रंग में सर्वाधिक कह सकते हैं, लाल रंग में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। लाल रंग में क्या होता है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। और वहीं बात करें हम अगर बैगनी रंग की, ठीक है, बैगनी रंग की, तो बैगनी रंग में सबसे कम होता है, ठीक है, बैगनी रंग में सबसे कम होता है, ठीक है, बैगनी रंग में सबसे कम होगा। बैगनी रंग में क्या होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है, ठीक है, बैगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है। तो आपने देखा क्या, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में चार चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जल है आपका, क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी भी एक निश्चित मात्रा होती है, ठीक है, जब पत्तियों के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, अगर जो नियत मात्रा होती है उसकी एक जो नियमित मात्रा होती है, अगर उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं हो सकती। अगर उस निश्चित मात्रा से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तब भी संभव नहीं हो सकती, यानी उसकी जो नियमित मात्रा है उतनी ही क्या होगी, उतने में ही उसका फोटोसिंथेसिस होगा। जिस प्रकार से हमें आपको, अगर हमारी क्षमता क्या है 8 रोटी की है, तो हमें अगर 1 रोटी खिलाई जाए तो हम जीवित रह पाएंगे या क्या कर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या हमको 8 या 16 कर दिया जाए फिर भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यानी जो हमारी नियमित मात्रा है हमें उतना ही क्या करना चाहिए, ग्रहण करना होगा। जस्ट वही प्रक्रिया फॉलो होती है आपके पौधों के साथ भी। तो ये था आपका प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं किस पर, हमारा अगला पार्ट था क्या, फूल या फ्लावर की बारे में हमें जानना था। तो अब अगला भाग किस पर चलते हैं, फूलों पर। चलिए अगला पार्ट हमारा क्या है, फूल या फ्लावर, फूल या फ्लावर, फूल या फ्लावर, ठीक है। अब फ्लावर के बारे में बात करते हैं। देखिए फ्लावर होता क्या है, फ्लावर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, पौधों का। फ्लावर के द्वारा क्या होता है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन डिपेंडेंट होती है किस पर, फ्लावर पर या फूल पर, उसकी अगली पीढ़ी निर्भर होती है, यानी आने वाली पीढ़ी किस पर निर्भर होगी, इसी फ्लावर पर, यानी उसकी अगली पीढ़ी का जन्म किसके थ्रू होता है, या कह सकते हैं कौन उसमें सहायक होता है, तो यही आपका फूल ही होता है। अब फूल क्या है, यानी फूल क्या है, सबसे बेसिक हम कह सकते हैं साधारण से शब्दों में क्या, कि फूल पौधों का रिप्रोडक्टिव क्या है ऑर्गन, एक तरफ से कह सकते हैं, ठीक है। फूल क्या है पौधों का, फूल को हम कह सकते हैं फूल पौधों का, फूल पौधों का जनन अंग है, ठीक है। फूल पौधों का क्या है, एक तरफ से कह सकते हैं इसको कि जनन अंग है, यानी फूलों द्वारा ही क्या होता है, पौधों का जनन होता है, जन्म होता है, ठीक है। अब फूल में भी क्या होता है, 2 तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाएंगे, ठीक है, 2 तरह के जनन अंग पाए जाएंगे। पहला होगा आपका मादा जनन अंग, मादा जनन अंग, ठीक है, और दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा होगा आपका नर जनन अंग। क्या होगा आपका दूसरा, नर जनन अंग, ठीक है, मादा जनन अंग और नर जनन अंग। मादा जनन अंग को हम क्या कहते हैं, मादा जनन अंग को हम कहते हैं गाइनोईसियम, ठीक है, गाइनोईसियम, और नर जनन अंग को हम कहते हैं एंड्रोईसियम, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोईसियम। अब मादा जनन अंग गाइनोईसियम, नर जनन अंग एंड्रोईसियम, ये 2 प्रकार के फूलों क्या होते हैं, जनन अंग होते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है, जनन की प्रक्रिया आगे संभव हो पाती है। अब मादा जनन अंग को हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, इनको हम पिस्टिल्स भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं,
नर जननांग को हम कहते हैं स्टेमेंस, स्टेमेंस भी हम इनको कहते हैं। ठीक है, तो जिसको हिंदी सही लगे वो हिंदी में समझे, या जिसको इंग्लिश सही लगे वो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। तो गाइनोइशियम मादा जननांग, एंड्रोइशियम नर जननांग, और मादा जननांग को भी कौन नाम से जानते हैं, जिसका नाम है पिस्टिल्स, और नर जननांग को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है स्टेमेंस। अब इनकी हम अगर अलग अलग बात करें, किसकी, नर जननांग और मादा जननांग की। नर जननांग की अगर हम बात करें, किसकी, नर जननांग की, ठीक है, नर जनन अंग की, ठीक है, किसमें, फूलों में या कह सकते हैं पौधों में। नर जननांग या एंड्रोइशियम, तो इसके कितने भाग होते हैं, यह भी कुल 3 भागों से निर्मित होता है। कौन कौन से हैं वो भाग, पहला भाग है आपका एंदर, या जिसको हम कहते हैं पराग कोश, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पराग कोश। दूसरा क्या है आपका, एंदर के बाद आता है आपका पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स, क्या आता है आपका, पॉलन ग्रेन्स, या जिसको हम कहते हैं परागकण, क्या कहते हैं, परागकण, इसको हम क्या कहते हैं, परागकण। आगे तीसरा भाग आपका आता है, एंदर हो गया, पॉलन ग्रेन्स हो गया, और एक क्या है आपका, और है आपका फिलामेंट, फिलामेंट, या जिसको हम तंतु के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तंतु के नाम से भी जानते हैं। एंदर, परागकोश, पॉलन ग्रेन्स, परागकण, फिलामेंट और तंतु, 3 प्रकार के अंगों से नर जननांग पौधों का निर्मित होता है। और एक और चीज, नर जननांग या जिसको हम स्टेमेंस कहते हैं, ठीक है, स्टेमेंस, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं पुंकेसर, क्या है आपका, पुंकेसर, ठीक है, यानी पुरुष जननांग कह सकते हैं, पु से पुरुष, पुरुष जननांग क्या हो जाएगा, पुंकेसर, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं, फूलों में आप देखते होंगे, फूलों में आपको कुछ संरचना दिखाई होगी इस तरह की, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह की संरचना है, ठीक है, और इसमें छोटे छोटे आपके परागकोश होते हैं, ठीक है। तो इस भाग की अगर हम बात करें, इस पूरे भाग को हम क्या कहेंगे, स्टेमन, क्या कहेंगे इसको, पूरे भाग को हम स्टेमन या पुंकेसर, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, पुंकेसर। और इसमें अब ये जो संरचना है पतली तंतु के समान है, इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट या तंतु, ठीक है, ये जो पतली सी संरचना है इसको हम क्या कहेंगे, तंतु या फिलामेंट। अब इसके बाद, अब ये देख रहे हैं आप, ये जो गोल सी संरचना है, इस गोल सी संरचना को हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं एंदर, जिसको हम कहते हैं परागकोश, क्या कहते हैं, परागकोश, क्या कहते हैं इसको, परागकोश। अब परागकोश में ये क्या स्थित होते हैं, ये छोटे छोटे जो दाने समान संरचनाएं दिखाई दे रही हैं आपको, यही परागकोश में क्या है, परागकण, क्या है ये है परागकण, या जिसको हम कहते हैं पॉलन ग्रेन्स, क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन, इनको हम क्या कहते हैं, परागकण, ठीक है, क्या कहेंगे, परागकण या पॉलन ग्रेन्स। एक हो गया आपका फिलामेंट, एक हो गया आपका परागकोश, और उसी परागकोश के अंदर निर्मित है परागकण या पॉलन ग्रेन्स, और इस पूरे भाग को संरचना को क्या कहेंगे हम, स्टेमन या पुंकेसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं किस पर, आगे चलते हैं मादा जनन अंग पर, किस पर, मादा जनन अंग पर, किस पर, मादा जनन अंग पर। मादा जनन अंग को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, मादा जनन अंग को हम क्या कहते हैं, मादा जनन अंग को हम कहते हैं गाइनोसियम, ठीक है, क्या कहते हैं, गाइनोसियम, गाइनोसियम कहते हैं, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं क्या, पिस्टिल्स, पिस्टिल, ठीक है, या और इसको हम अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम कहते हैं स्त्री केसर, क्या कहते हैं, स्त्री केसर, स्त्री केसर, ठीक है, स्त्री केसर भी कहते हैं। अब ये कितने भागों से निर्मित है, ये भी मिलाकर टोटल कह सकते हैं 3 भागों से निर्मित है, ठीक है, 3 या 4 जैसा भी आपके समझ में आए, वैसे हम मेनली 3 मानते हैं, एक पार्ट उसके अंदर, एक पार्ट के अंदर स्थित होता है। पहला हम लिख लेते हैं, इसमें क्या, पहला है आपका स्टिग्मा, क्या होता है, स्टिग्मा, या जिसको हम कहते हैं
वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है स्टाइल। स्टाइल को हम क्या कहते हैं? वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। तीसरा क्या है आपका? तीसरा होता है ओवरी। क्या होता है? ओवरी। ओवरी, ठीक है। क्या होता है आपका? ओवरी, या जिसको हम कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। ओवरी या अंडाशय। अब हमने बताया चौथा पार्ट, जो इसमें क्या काम है, 4 भाग भी होते हैं। या अब देखिए एक और क्या होता है इसमें, अगर चौथे की बात करें तो चौथा होता है ओव्यूल्स। ठीक है, क्या होता है? ओव्यूल्स, या जिसको हम क्या कहते हैं? अंडाणु भी कहते हैं, अंडाणु। ठीक है, या जिसको हम बीजाणु भी कहते हैं, बीजांड भी कह सकते हैं, जो भी आपके समझ में आए। ठीक है, जो आपको सही लगे। क्या इसके कितने भाग हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, वर्तिका, ओवरी, अंडाशय, ओव्यूल, अंडाणु या बीजाणु। अब अगर हम इसके फिगर की बात करें तो इसका फिगर कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का होगा। अब इस पूरे भाग की अगर हम बात करें तो इसमें इस पूरे भाग को हम नाम देंगे पिस्टिल। क्या नाम देंगे? पिस्टिल। ठीक है, या इसको हम कहेंगे स्त्री केसर। क्या कहेंगे? स्त्री केसर। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो ये जो है आपका नीचे वाला भाग, इसको हम कहते हैं ओवरी। ये जो गोल संरचना दिखाई दे रही है नीचे बड़ी सी, इसको हम कहते हैं ओवरी, या जिसको हम अंडाशय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय। ठीक है, और ये जो भाग है ऊपर, ये जो ऊपर की गोल संरचना है, ठीक है, कुछ बीन के टाइप की है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम स्टिग्मा। क्या कहेंगे? स्टिग्मा। स्टिग्मा, या जिसको हम वर्तिकाग्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। ठीक है, या जिसको हम वर्तिकाग्र भी कहते हैं। और ये जो बीच में पतली संरचना है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टाइल। इसको क्या कहते हैं? स्टाइल। स्टाइल, या जिसको हम क्या कहते हैं? वर्तिका। इसको हम क्या कहते हैं? वर्तिका भी कहते हैं। अब एक चौथा भाग बचा आपका ओव्यूल्स। ओव्यूल्स क्या होता है? इसी ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर स्थित होता है। क्या होता है? ओवरी के अंदर क्या होता है? स्थित होता है। और इन्हीं छोटे छोटे अणु कह सकते हैं हम, क्या कहते हैं? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स कहते हैं, या जिनको हम क्या कहते हैं? अंडाणु या बीजाणु। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अंडाणु या बीजाणु। तो ये पूरा पार्ट हो गया आपका मादा जनन अंग का भाग। अब हम बात करें पुरुष जनन अंग में, जो कैसे तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन था? तो पुरुष जनन अंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका पॉलन ग्रेन्स। तो यहाँ तक आपने बेसिक जान लिया। और एक चीज़ है, ये देखिए, अगर हम साधारण से एक गुड़हल के पौधे, गुड़हल के फूल को लें, गुड़हल का फूल आपको आसानी से उपलब्ध होगा। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमने एक गुड़हल का फूल लिया है, तो गुड़हल के फूल में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये नीचे का भाग क्या है आपका? एक तना है। अब हमने इसको क्या किया? ये जो ऊपर एक छिलका रहता है उसको हमने क्या किया? छील दिया या हटा दिया। तो उसके बाद हमको क्या दिखाई देगा? और ये जो है, ठीक है, ये हमको दिखाई दे रहा है ओवरी। ओवरी, या जिसको हम क्या कहते हैं? अंडाशय भी कहते हैं। ठीक है, और ये आपको क्या दिखाई दिया? कैलिक्स। ठीक है, ये है क्या आपका? कैलिक्स। और कैलिक्स, और ये आपका क्या है? पेटल, या जिसको हम पंखुड़ियां कहते हैं। कैलिक्स क्या है? कैलिक्स को हम क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। ठीक है, आगे पिस्टिल पूरा भाग हमने आपको बताया। ठीक है, इस भाग को क्या कहते हैं? पिस्टिल। और सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है आपको क्या? स्टिग्मा। अलग से दिखाई दे रहा होगा, ये संरचना है, ये वाली पार्ट, ये आपको क्या है? स्टिग्मा। और ये क्या है आपकी? स्टाइल। ठीक है, ये क्या है आपकी? स्टाइल, या जिसको हम क्या करते हैं? वर्तिका भी कहते हैं। ये देखिए, और ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पीला वाला भाग है, इसमें क्या है? एंदर है आपका, जिसको हम परागकोश कहते हैं। और उसी के अंदर क्या भरे हुए हैं? परागकण, जिसको हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। ये जो पीला भाग है, इसी के अंदर जब आप फूल को छूते होंगे तो आपके हाथ पे क्या लगता है? पीला पीला पदार्थ लग जाता है। वही क्या होते हैं? आपके परागकण या पॉलन ग्रेन्स होते हैं। और ये जो पतली सी डंठी है, जिसके थ्रू ये जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट।
ठीक है, यही होता है आपका फिलामेंट। और एक और चीज़ कैलिक्स के बारे में देख लेते हैं हम। कैलिक्स जिसको हम कहते हैं बाह्य दलपुंज, जिसको हम क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। और क्या है, और आता है आपका कोरोला। और क्या होता है आपका कोरोला, ठीक है। कोरोला जिसको हम कहते हैं दलपुंज कह सकते हैं, दलपुंज, ठीक है। कैलिक्स को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है उसका, कैलिक्स को हम कह सकते हैं, इसका एक और नाम है, इसका नाम होता है सेपल्स। और कोरोला को हम किस नाम से जानते हैं, पेटल्स। तो इसके बारे में समझते हैं। ये जो आपको नीचे का हरा भाग या पत्ती, ये हरी पत्ती के समान दिखाई दे रहा है, पत्ती तो नहीं है ये बाह्य दलपुंज है, लेकिन ये जो आपको हरा पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं या बाह्य दलपुंज कहते हैं। और ये जो पंखुड़ियाँ हैं आपकी, पंखुड़ियाँ जो रंग बिरंगी होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। पेटल्स